अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बेटा कि एमेसिस होती कैसे है, यानी जो वॉमिटिंग है वो वॉमिटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने बताया मेडुला ऑब्लंगेटा रिस्पॉन्सिबल होगा, जहां पर दो सेंटर है, एनटीएस यानी न्यूक्लियस ट्रैक्ट सोलिटोरियस, और क्या प्रेजेंट है वहां पर, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट है। चलिए इसी के बेस पर मैंने बताया था कि दोनों के दोनों सेंटर एक्टिवेट कब होंगे, जब बॉडी क्या करेगा, कुछ एंडोजीनियस मीडिएटर्स को रिलीज करेगा, जैसे कि हिस्टामिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, पेप्टाइड लाइक एंडोजीनियस मीडिएटर, ऐसे कुछ ऐसे मीडिएटर्स हैं जो एक्टिवेट होंगे और क्या करेंगे भाई, एनटीएस और सीटीजेड को क्या करेगा, टारगेट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, और वो स्टिमुलेशन के कारण वो मेडुला ऑब्लंगेटा यानी वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होंगे, और उसके बाद क्या होगा बेटा, वॉमिटिंग सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। मैंने बताया था कि हमें अब क्या देखना है कि रीजन्स पे जाने हैं कि ऐसे कौन कौन से रीजन्स हैं जिसके कारण बॉडी में वॉमिटिंग, बॉडी जो है वो वॉमिटिंग करना शुरू करती है, चाहे वो मोशन सिकनेस हो, चाहे वो मॉर्निंग सिकनेस हो, या चाहे वो किसी भी टाइप का वॉमिटिंग हो। ये वॉमिटिंग होती कैसे, उसके लिए हमें कहां पर जाना था, रीजन्स पे जाना था, यानी कि फिजियोलॉजी पे जाना था, पैथोलॉजी हमें पढ़ना था। अगर हमें फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी पे अच्छे से कमांड हो जाएगा बेटा, तो यहां से मैं हमेशा बताता हूं कि जो फार्माकोलॉजी का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है किसी भी कॉम्पिटिशन्स के लिए, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन हो, कॉलेज एग्जामिनेशन हो, चाहे वो जीपेट, नाइपेट, ड्रग इंस्पेक्टर या तो एमबीबीएस की फार्माकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हमें रटना नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि हमें ट्रीटमेंट अप्रोच को डेवलप करना है अपने ब्रेन में, कि कैसे हम इस जो फिनोमिना हुई है, जो डिसऑर्डर हुई है, जो चेंजेस आई हमारी बॉडी के अंदर, वो चेंजेस हुई कैसे है, उस अप्रोच तक हमें जाना है। उसके बाद उसी अप्रोच के बेस पर हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बताते आया हूं। तो आज वाली क्लास में हम लोग यही देखना है कि अगर वॉमिटिंग हो रही है तो वो वॉमिटिंग होती कैसे है। जब हमें यह मालूम हो जाएगा कि वॉमिटिंग के बिहाइंड रीजन ये है, ये मेडिएटर्स हैं, ये एजेंट हैं, ये कंपोनेंट्स हैं जो वॉमिटिंग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, चाहे वो कंपोनेंट एंजाइम्स हो, चाहे वो कंपोनेंट्स कोई रिसेप्टर हो या एंडोजीनियस मेडिएटर्स हो, तो अब हमें क्या करना होता है कि उन कंपोनेंट को क्या करना है, इनहिबिट कर देना है। ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाने हैं जो उस रिसेप्टर पे जाकर के एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज को करे, उस मॉलिक्यूल्स को क्या करे, टोटली इनहिबिट करे, और उस बेस पर हम क्या करते हैं, ड्रग की क्लासिफिकेशन बनाते हैं। और फार्माकोलॉजी का जो हमारा सेगमेंट होता है बेटा, यानी जो ड्रग क्लासिफिकेशंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो दोनों कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताया था बेटा कि लास्ट क्लास में कि मान कर चले हमने इमेजिन किया था कि ब्रेन जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है ब्रेन में बेटा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। हम लोग हिंड ब्रेन पे आए हैं, और हिंड ब्रेन में एक पार्ट है बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन आपने ड्रग एक्टिव सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंट्रोडक्शन में आपने याद किया होगा कि मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, वॉमिटिंग और स्नीजिंग, कफिंग के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। तो हम इसी मेडुला ऑब्लंगेटा को हमने टारगेट किया, तो हमें पता चला कि वहां पर दो चीजें हैं, एक तो न्यूक्लियस ट्रैक्ट सोलिटोरियस प्रेजेंट है, और एक क्या प्रेजेंट है बेटा, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन प्रेजेंट है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं वेरियस कंपोनेंट्स के लिए, वेरियस एंडोजीनियस मेडिएटर के लिए, कि मेडुला ऑब्लंगेटा एक्टिवेट कब होगा या सप्रेस कब होगा, यानी इनहिबिट कब होगा। तो उसके लिए क्या होता है, मैं हमेशा बताता हूं कि हमारी बॉडी में क्या होता है, हर एक सेल के पास, हर एक ऑर्गन्स के पास क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, और अगर कोई ऑर्गन कोई फंक्शन शो करता है तो उन्हीं रिसेप्टर में क्या जाती है, मैसेज जाती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू। जो सेल्फ कंट्रोल जो हमारा सिस्टम है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वो एक इंपल्स सेंड करती है, और वो इंपल्स जाकर के उस सिस्टम को क्या करती है, या तो एक्टिवेट करती है या तो इनहिबिट करती है। अगर एक्टिवेट होती है तो एक्टिवेशंस वाले हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शंस या तो एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जनरल एक्शंस देखने को मिलते हैं, और अगर वहां पर इनहिबिशन होती है तो इनहिबिटरी एक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने बताया था कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में क्या है बेटा, तो हिस्टामिन 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, 5-HT3 यानी सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, डोपामिन का रिसेप्टर 2 प्रेजेंट है बेटा, मस्कुलिनिक रिसेप्टर M1 भी प्रेजेंट है, या तो आप या तो केवल मस्कुलिनिक रिसेप्टर भी याद रख सकते हैं, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर प्रेजेंट है, और ओपियोइड के म्यू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल यहां पर नहीं है म्यू रिसेप्टर का। लेकिन तभी हम लोकेशंस अगर देख रहे हैं तो उन सारे रिसेप्टर्स का लोकेशन देखेंगे। वैसे न्यूक्लियस ट्रैक्ट सोलिटोरियस पे मस्कुलिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, हिस्टामिनिक 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है,
डोपामिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, 5-HT3 रिसेप्टर प्रेजेंट है और न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर वहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि इन रिसेप्टर का यहां पर रोल क्या है, कैसे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं और अगर एक्टिवेट होते हैं तो कैसे ये CTZ को एक्टिवेट करेंगे और वहां पर वॉमिटिंग कॉज होगा। बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, यहीं से आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ड्रग की जो क्लासिफिकेशन है बेटा, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी जो फार्माकोलॉजी आपका एंटी एमेटिक ड्रग का है वो 50% आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हमें केवल ड्रग रिलेटेड पॉइंट्स क्या होते हैं, देखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इन चीजों को मेंशन कर रखा है बेटा। हम सबसे पहले उठाते हैं हिस्टामिन। बॉडी में एंडोजीनियस मीडिएटर बेटा, ऑटोकॉइट्स है, लोकल हार्मोन्स भी हम बोलते हैं, आपने प्रीवियस सेमेस्टर में इसको पढ़ा होगा। तो जो लोकल हार्मोन्स हिस्टामिन होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, कहीं ना कहीं रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद क्या करते हैं, कोई ना कोई फंक्शन शो करते हैं। तो सुना, अगर हम हिस्टामिन की बात करें तो हिस्टामिन का टोटल 3 रिसेप्टर होता है, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर एंड H3 रिसेप्टर। तो हम यहाँ पर केवल और केवल हम वॉमिटिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन्हीं कॉन्सेप्ट को मेंशन कर रहे हैं। हम पूरी हिस्टामिन को यहाँ पर डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम हिस्टामिन की डिटेल की स्टडी मैं जब वीडियो आपको बनाऊंगा तो उस क्लास में हिस्टामिन की पूरी डिटेलिंग आपको मैं दे दूंगा। और फिलहाल आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जो हमारे स्टूडेंट है वो ऑलरेडी हिस्टामिन को डिस्कस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हम उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं बेटा जो इमेसिस के लिए यानी वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, हिस्टामिन प्रेजेंट है और हिस्टामिन का एक रिसेप्टर है जिसका नाम है H1 रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर बेटा, H1 यानी कि हिस्टामिन 1 रिसेप्टर। ये H1 रिसेप्टर प्रेजेंट कहां पर है, GIT। ऐसे तो बहुत जगह प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम केवल, मैं बार-बार बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि H1 रिसेप्टर केवल GIT में प्रेजेंट है, और भी अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम केवल उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं जो हमारे अभी वॉमिटिंग जो चैप्टर है एंटी एमेटिक ड्रग उससे रिलेटेड है। उसी की हम केवल क्या पढ़ रहे हैं बेटा, यहाँ पर जो हमारा फिजियोलॉजी है वो फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये H1 प्रेजेंट कहां पर होता है बेटा, GIT में। और GIT में ये दो जगह है, एक तो इंटेस्टाइनल मसल्स और सेकंड क्या है, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर आपने डायग्राम पढ़ा होगा जब आपने, ये हमारा क्या है बेटा, एसोफेगस। एसोफेगस से नीचे आते हैं तो क्या है, अपना स्टमक प्रेजेंट होते हैं और ये क्या बेटा, स्टमक है। तो इसी लोकेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्फिंक्टर बोलते हैं। एक ओपनिंग जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर बोलते हैं। और इसका रोल क्या होता है कि जैसे ही फूड आता है तो स्फिंक्टर क्या हो जाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण फूड जो है वो ऊपर नहीं जाता है। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट से वो क्या हो जाता है, फिर नीचे की ओर मूव कर जाता है। यही हम लोगों ने देखा था। अब सुनना, इस स्फिंक्टर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आपने एचएपी में पढ़ा होगा, लेकिन तभी मैंने यहाँ पे आपको एक फोकस करा दिया। तो यहाँ पर इंटेस्टाइनल मसल्स, इंटेस्टाइनल मसल्स मतलब इससे बाद क्या प्रेजेंट होगा, ये ड्यूडेनम है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। तो हम इसी इंटेस्टाइनल मसल्स की बात करते हैं। तो GIT में ये कहां पे प्रेजेंट है, बेसिकली इंटेस्टाइनल मसल्स में, और कहां पे प्रेजेंट है, स्फिंक्टर में। अब अगर यहां पे प्रेजेंट होगा तो ये कुछ ना कुछ काम के लिए रिस्पांसिबल होगा, यानी अगर ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा इसका तो वहां पर कोई ना कोई फंक्शन शो करेगा। ऐसे तो वहां पर कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होता नहीं है। तो यहां पर इंटेस्टाइनल मसल्स पे ये प्रेजेंट है तो वहां पर क्या कॉज करता है बेटा, ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। याद रखेंगे यहां पर ये क्या कॉज करता है बेटा, तो ये इंटेस्टाइनल मसल्स पे क्या कॉज करेंगे, तो ये कॉज करेंगे कॉन्ट्रैक्शन, उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और स्फिंक्टर पे क्या बेटा, स्फिंक्टर को रिलैक्स करेंगे। पॉइंट को याद रखना बेटा, ये GIT में इंटेस्टाइनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और स्फिंक्टर को क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। तो समझना, अगर ये स्फिंक्टर है बेटा, अगर ये रिलैक्स होगा यानी कि जो चीजें जो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे एक इमेजिनेशन डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक क्या है, स्टमक है और यहाँ पर फूड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा, फूड प्रेजेंट है, और इसको यहाँ पे स्फिंक्टर ने इसको क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। अगर ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओपन हो जाएगा, जिसके कारण फूड बाहर आना शुरू हो जाएगा। वॉमिटिंग में होती क्या है कि जो भी GIT में प्रेजेंट है, जो स्टमक में जो चीजें प्रेजेंट है वो बाहर आना शुरू हो जाती है, दैट इज वॉमिटिंग। यही वॉमिटिंग है। तो यहाँ पर जैसे ही स्फिंक्टर रिलीज होगा तो केस समझ में होगा कि क्या होगा, जो अंदर के कंटेंट है, अंदर के जो सब्सटेंस प्रेजेंट है स्टमक में, वो चीजें अब बाहर आना शुरू होगी। सेकंड पॉइंट सुनना, ये डायरेक्टली नहीं आएगी, उसके बिहाइंड हम अभी मेडुला ओब्लंगेटा पे आपको लेकर के आएंगे। फिलहाल समझना कि ये स्फिंक्टर को क्या कर दिया, रिलैक्स कर दिया। सेकंड क्या कर रहा है कि इंटेस्टाइनल मसल्स में क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। इंटेस्टाइनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से मान के चलिए ये इंटेस्टाइनल मसल्स हैं और इनमें क्या है बेटा, फूड प्रेजेंट है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फूड जो है वो एक्सपेल आउट होना शुरू होगा। वो क्या होना शुरू हो जाएगा, या तो नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा, और नीचे कब होगा, जब कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट होगा तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर वो क्या करेगा, जैसे ही
हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मान के चलो कोई चीज है, बॉटल में हम पानी रखते हैं और बॉटल में पानी रखते हैं, अगर हम बॉटल को क्लोज करेंगे मतलब उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, बाहर एक्सपेल आउट होना शुरू हो जाएगा। तो वही एक छोटे से आप डेमो के फॉर्म में आप उन चीजों को समझ सकते हैं कि अगर मान के चलो एक बॉटल है, बॉटल को हम जैसे ही पुश करेंगे, जैसे ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां जो अंदर के कंटेंट है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो दोनों केस में एक तो स्फिंक्टर को उसने रिलैक्स किया और सेकंड इंटेस्टाइनल मसल्स को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शंस फूड एक्सपेल, जो अंदर क्या प्रेजेंट है, फूड यानी फूड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो ये दोनों के दोनों क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्सपेल होना शुरू हो जाएंगे। फूड का मतलब यहाँ पर मैंने वाटर लिखा नहीं बेटा, लेकिन यहाँ पर वाटर भी आपको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, फूड जो है वो एक्सपेल होना शुरू हो जाएगा। और सेकंड क्या है बेटा, रिलैक्सेशन क्या होगा, स्फिंक्टर रिलैक्स होने के कारण फूड क्या होगा, एक्सपेल होगा। यानी अंदर से ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फूड जो है वो ऊपर आ रहा है, फूड ऊपर आना शुरू हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा, फूड ऊपर जाएगा। और सेकंड क्या है, यहां से हमने स्फिंक्टर को ओपन कर दिया, मतलब रिलैक्स कर दिया। रिलैक्स होने का मतलब क्या हुआ, ओपन होना, ओपन हो जाएगा तो अब ये फूड को बाहर जाने के चांसेस बढ़ गए। मतलब अगर जो वहां पर क्लोजिंग था उसको हमने ओपन कर दिया और नीचे से पुश भी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं चीजों को, तो जो नीचे प्रेजेंट है कंटेंट यानी जो वाटर प्रेजेंट है, जो फूड प्रेजेंट है, वो अब इजीली क्या होना शुरू हो जाएगा, ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो सुनना, जैसे ही फूड, जैसे ही ये क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, रिलैक्सेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट फूड को तो एक्सपेल नहीं कर, मतलब मैंने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा। तो मैंने यहाँ पे एक सीन आपको बताया कि फूड एक्सपेल होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, कि फूड अब बाहर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये सिग्नल यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो ये सिग्नल कहां पर जाता है, हिस्टामिन 1 रिसेप्टर पे, जो कहां पे प्रेजेंट है, सीटीजेड में प्रेजेंट है। H1 में जैसे ही ये H1 रिसेप्टर जो सीटीजेड में प्रेजेंट है, एक तो मैंने यहाँ पे अभी कंडीशंस बताया कि जीआईटी में H1 ने क्या कर दिया, तो जीआईटी में H1 ने क्या कर दिया, तो इंटेस्टाइन को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या कर दिया बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसको स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दिया, जिसके कारण फूड ऊपर आना शुरू हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही फूड ऊपर आना शुरू हो गया तो अब ये मैसेज जो है, जो हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स जिसको हम बोलते हैं, एफरेंट यानी पीएनएस से जो सीएनएस में मैसेज को लेकर जाता है उसको हम एफरेंट बोलते हैं, और जो सीएनएस से पीएनएस में मैसेज लेकर क्या है उसको इफरेंट कहते हैं। तो जैसे ही फूड एक्सपेल होने के लिए रेडी हो गया तो ये मैसेज कहां पे जाएगा बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कहां पर जाएगा, ब्रेन में, और ब्रेन में भी कहां पर जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा में। यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा ही क्या कर रहा है, इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, वॉमिटिंग को। वॉमिटिंग का मतलब हुआ चीजों को बाहर करना। तो वो मैसेज कहां पर जाएगा, तो वो मैसेज जाएगा H1 रिसेप्टर लेकर के जाएगा सीटीजेड के पास। ये H1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और जैसे ही H1 के पास वो मैसेज गया बेटा, इंपल्स है ना, ये मैसेज है जिसको हम इंपल्स भी बोलते हैं, या तो इसको हम स्टिमुली भी बोलते हैं, या तो मैसेज भी कह सकते हैं। तो ये मैसेज कहां पर जाएगा बेटा, सीटीजेड H1 रिसेप्टर पे। जैसे ही H1 रिसेप्टर पे ये इंपल्स जाएगा, ये H1 रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा भाई, तो ये H1 रिसेप्टर जो है बेटा ये एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेट किया, किसको एक्टिवेट किया, तो ये सीटीजेड को एक्टिवेट करेगा, और सीटीजेड जैसे ही एक्टिवेट होगा बेटा तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और मेडुला ऑब्लंगेटा अगर एक्टिवेट हुआ तो मेडुला ऑब्लंगेटा का फंक्शन क्या है भाई, तो वॉमिटिंग कॉज कराना। तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पर क्या करेगा, तो ये मेडुला ऑब्लंगेटा बेटा यहाँ पर क्या कॉज करेगा, तो यहाँ पर ये मेडुला ऑब्लंगेटा जैसे ही एक्टिवेट होगा, ड्यू टू एक्टिवेशन ये क्या कॉज करेगा, वॉमिटिंग कॉज करेगा। यानी ये मेडुला ऑब्लंगेटा यहाँ पर क्या कॉज करेगा बेटा, वॉमिटिंग कॉज करेगा। तो फर्स्ट रीजन मैंने बताया वॉमिटिंग का, ये समझ में आ गया कि कैसे हिस्टामिन विल बी रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग वॉमिटिंग और एमेसिस इन ह्यूमंस बीइंग। ये हमारी पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये पहला रीजन मैंने बताया हिस्टामिन का, ठीक है, इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। सेकंड हम आते हैं डोपामिन पे। डोपामिन में भी कौन सा रिसेप्टर पे हम आते हैं बेटा, डोपामिन 2 रिसेप्टर। डोपामिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जीआईटी में, और ये क्या करता है, डिले गैस्ट्रिक एम्पटिंग। यानी कि अगर गैस्ट्रिक एम्प्टी होगा, एम्प्टी का मतलब है कि डाइजेशन फास्ट हो रहा है और फूड वहां पे प्रेजेंट नहीं है। अगर अंदर चीजें ही प्रेजेंट नहीं होगी तो बाहर आप क्या करोगे, अगर अंदर कंटेंट प्रेजेंट होगा, वॉमिटिंग, जैसे मान के चलो हमने बहुत ज्यादा फूड खा लिया तो उस केस में हमें वॉमिटिंग होती है, क्योंकि अंदर चीजें प्रेजेंट है तो वो एक्सपेल आउट होगी। जब अंदर चीजें प्रेजेंट नहीं तो वॉमिटिंग नहीं होगी, मतलब ना के बराबर होगी, उसका कंसंट्रेशन अमाउंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट केस क्या है कि डोपामिन 2 रिसेप्टर जीआईटी में क्या करता है, डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी कि गैस्ट्रिक एम्प्टी जो है बेटा,
जो हमारा जीआईटी है उसको खाली करने की प्रॉपर्टी को, भोजन को शिफ्ट करने की प्रॉपर्टी को, फूड को शिफ्ट करने की प्रॉपर्टी को ये डिले करता है। यानी ये जो गैस्ट्रिक है, जो हमारा जीआईटी है, उसमें ये फूड प्रेजेंट रहेगा। क्योंकि मान के चलो, हमने खाना खाया और 2 घंटे के बाद हमारा गैस्ट्रिक एम्प्टी हो गया, है ना, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें। लेकिन डोपामिन अगर वहां पे रिलीज होगा तो उसको 2 घंटे के बदले 3 घंटा हमें लग जाएगा गैस्ट्रिक को एम्प्टी होने में, क्योंकि वो डिले कर दिया उस प्रोसेस को जिस प्रोसेस से फूड जो है वो ट्रांसफर हो रहा था। तो डिले होने के कारण फूड क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। पहला केस समझना कि फूड प्रेजेंट है ड्यू टू डोपामिन। मतलब यहाँ पर जो डिले हुआ है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, वो किसके कारण हुआ है, डोपामिन 2 के कारण हुआ है, डोपामिन के कारण हुआ है। सेकंड क्या है, रिलैक्स इंस्पेक्टर। ये भी इंस्पेक्टर को क्या करता है, रिलैक्स करता है। अब अगर फूड प्रेजेंट है, क्योंकि अगर फूड जो नीचे जाने वाला था, फूड ट्रांसफर होने वाला था, उस फूड को आपने रोक करके रखा है, आपने एम्प्टी होने ही नहीं दे रहा है उसको, मतलब बहुत ही लेस अमाउंट में एम्प्टी हो रहा है हमारा जो जीआईटी है। तो उस केस में फूड तो अवेलेबल है और ऊपर से आपने इंस्पेक्टर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, रिलैक्स कर दिया, जिसके कारण अब फूड क्या होगा, एक्सपेल आउट होगा। रीजन समझ में आ गया। डोपामिन क्या कर रहा है, तो डोपामिन एक तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को क्या करता है बेटा, डिले करता है। डिले होने के कारण जो हमारा फूड प्रेजेंट है हमारे स्टमक में वो प्रेजेंट रहेंगे, और ऊपर से उसने स्फिंक्टर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ओपन होने के कारण वो फूड जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एक्सपेल होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा बेटा, फूड अवेलेबल टू एक्सपेल और मूव आउट। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा कि डिले गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ड्यू टू फूड अवेलेबल टू एक्सपेल और मूव आउट। फूड अवेलेबल रहेगा एक्सपेल होने के लिए, और ड्यू टू रिलैक्सेशन इन स्फिंक्टर फूड एक्सपेल, मतलब फूड अब वहां से एक्सपेल होने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ये अपना सिग्नल कहां पर लेकर के जाएगा, वही रीजन, ये इंपल्स जो है बेटा, ये इंपल्स कौन लेकर के जाएगा, यहाँ से एक इंपल्स गया कि भाई बॉडी के अंदर नीचे कुछ चीजें चल रही है, और वो इंपल्स अपने रिसेप्टर पे जाएगा, कहां पर, D2 पे। D2 ने किसको एक्टिवेट किया, CTZ को। CTZ ने किसको एक्टिवेट किया, मेडुला ऑब्लंगेटा, और मेडुला ऑब्लंगेटा ने क्या कॉज कर दिया, वॉमिटिंग। आया समझ में, क्योंकि आपने कंडीशंस वो बना रखे हैं, आपने ऐसे कंडीशंस डेवलप करके रखे हैं, और उसे डेवलप करने के लिए बस वहां पर एक रिसेप्टर हुआ। जैसे मान के चलो आपको एक इमेजिनेशन में एक और डेमो देता हूं कि जैसे हमें कोई एग्जाम्स को क्रैक करना है। मैं जीपेट का एग्जांपल लेता हूं कि हमें जीपेट एग्जाम्स को क्रैक करने हैं। तो जीपेट एग्जाम को क्रैक करने तो पहले हम प्रिपेयर होंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। हम 1 साल 2 साल हमने किसी संस्थान में, कॉलेज में, कोचिंग में, बुक से या किसी भी तरीके से हम उसको क्या करेंगे, प्रिपरेशन करते हैं। और जैसे ही डेट आता है, जैसे ही वहां से एनटीए ने डेट अनाउंस किया कि 26 जनवरी को जीपेट का एग्जामिनेशन है, तो उस एग्जामिनेशन में हम बैठते हैं और वहां पर क्या होता है, रिजल्ट वहां पर आता है, रिजल्ट में हम पास होते हैं। तो जो भी हमारी प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन के बेस पर हमें रिजल्ट और रैंक बन करके आती है। यानी हमें पहले प्रिपेयर होना पड़ता है। यानी मेडुला ऑब्लंगेटा डायरेक्ट वोमिटिंग नहीं करेगा, पहले से कंडीशंस डेवलप होंगे, हमारी बॉडी में प्रिपरेशन चलते रहती है कि वॉमिटिंग कॉज करना है। और जैसे ही प्रिपरेशन हो गया तो ये मैसेज कहां पे चला जाता है कि भाई प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। अब एनटीए के पास मैसेज चला गया कि अब एग्जाम को कंडक्ट करवाओ। एग्जाम कंडक्ट होता है, रिजल्ट आता है, रिजल्ट में हमें वॉमिटिंग देखने को मिल जाती है। आया समझ में पॉइंट। तो उस बेस पर भी हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने 2 चीजें देख लिया, हिस्टामिन विल बी रिस्पांसिबल फॉर टू कॉज वॉमिटिंग एंड डोपामिन भी आल्सो रिस्पांसिबल टू कॉज वॉमिटिंग। ये दोनों केस हमने समझ लिए। थर्ड हम लोग आते हैं बेटा एसिटाइल कोलिन। हमने कुछ ऊपर रिसेप्टर को टारगेट किया, कुछ नीचे, क्योंकि अगर हम नीचे से केबल करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है विजिबिलिटी में, इसलिए हमने दोनों को टारगेट किया। लेकिन ये मत समझना कि एसिटाइलकोलिन ऊपर ही टारगेट करेगा, नीचे टारगेट नहीं करेगा। टारगेट जहां जहां रिसेप्टर है वहां पे वो मैसेज लेकर के जाएगा, चाहे वो CTZ हो चाहे वो NTS हो, है ना। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि सर ने D2 को यहाँ पे टारगेट किया है और D2 को सर ने यहाँ पे टारगेट नहीं किया। यहाँ पर भी D2 पे मैसेज आएगा, लेकिन अगर मैं ज्यादा करूंगा तो ये विजिबिलिटी आपको क्लियर नहीं होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, D2 अगर यहाँ एक्टिवेट हो रहा है तो D2 यहाँ भी एक्टिवेट होगा, है ना। इस पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टूड याद रखना बेटा, है ना। नेक्स्ट पे अपना आता है बेटा एसिटाइलकोलिन, थर्ड एंडोजेनियस मीडिएटर पे आते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। अब ये एसिटाइलकोलिन का एक रिसेप्टर है बेटा, एम रिसेप्टर जो कहां पे प्रेजेंट है, जीआईटी। देखो ये जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, इस चैप्टर का नाम ही है ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी। चाहे एंटी अल्सर ड्रग हो, यानी ड्रग फॉर पेप्टिक अल्सर हो, चाहे एंटी एमेटिक ड्रग हो, दोनों में हम कौन सी यूनिट में पढ़ रहे हैं, ड्रग फॉर जीआईटी या ड्रग एक्टिंग ऑन जीआईटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग। यानी हर जगह आपको जीआईटी ही मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो ड्रग है वो जीआईटी पे ही बाउंड होने वाले ड्रग है, ये जीआईटी से रिलेटेड ही ड्रग है, इसलिए यहाँ पर हमेशा हमें जीआईटी पर देखने को मिलेगा, है ना। तो आप ये मत सोचना कि सर बार बार जीआईटी ही बता रहे, क्योंकि हम जो डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं वो जीआईटी से ही रिलेटेड है, इसलिए बार बार हम जीआईटी वाले ही पोर्शंस को कवर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात करें बेटा, एम रिसेप्टर
आपने पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में, या तो आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल्स पे ये वीडियो अवेलेबल है बेटा। कोलिनर्जिक मतलब पैरासिम्पैथोमाइमेटिक पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग करके वहां पर ये अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर के आप चीजों को देख सकते हैं। तो एसिटाइलकोलिन की अगर हम बात करें बेटा, तो एसिटाइलकोलिन में एक रिसेप्टर है जिसका नाम है मस्कुलिनिक रिसेप्टर। M1 M2 M3 M4 M5 5 रिसेप्टर होते हैं, और बेसिकली M1 रिसेप्टर कहां पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक जीआईटी पे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट कहां पर है बेटा, जीआईटी में। और जीआईटी में क्या कॉज करता है, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि गैस्ट्रिक में वहां पर वो पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट को इंक्रीज करता है, जिसके कारण वो स्पाज्मोडिक अफेक्ट देता है। स्पाज्म का मतलब होता है जीआईटी में ऐंठन होना। ऐंठन एक पेन प्रोड्यूस होता है, स्पाज्म जिसको हम बोलते हैं। तो एसिटाइलकोलिन जो है स्पाज्म के लिए क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं, ऐंठन के रिस्पांसिबल होते हैं। और सेकंड क्या बेटा, स्पाज्म कब होता है, इरिटेशन स्टार्ट के अंदर क्या होता है, जीआईटी में इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक छोटे छोटे मतलब एक पेन्स होना स्टार्ट हो जाएगा, पेन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्पाज्मोडिक इफेक्ट देता है, जिसको हम इरिटेशन भी कर सकते हैं। और सेकंड क्या करता है, स्फिंक्टर को रिलैक्स करता है। तो देखो एसिटाइलकोलिन हो, डोपामिन हो या हिस्टामिन हो, तीनों के तीनों स्फिंक्टर को तो रिलैक्स करना है। एक एक्शन तो आपको याद रखना है। सेकंड यहाँ पर है कि इंटेस्टाइनल मसल्स को क्या करता है भाई, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये डोपामिन यहाँ पर क्या करता है, तो गैस्ट्रिक इम्पटिंग को डिले करता है। और थर्ड एसिटाइलकोलिन क्या करता है, तो स्पाज्मोडिक इफेक्ट यानी कि जीआईटी में इरिटेशन कॉज करता है। ये इफेक्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी तीनों का तो एक एक तो आपको याद है कि स्फिंक्टर में क्या करता है, रिलैक्स। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसी के बेस पर हम ट्रीटमेंट अप्रोच पे जाएंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको मैं क्लासिफिकेशन बता देता और दूसरे टीचर्स की तरह और क्लासिफिकेशंस के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको याद करवा देता, लेकिन मैं हमेशा आपको बताना चाहता हूं कि फार्माकोलॉजी पढ़ा कैसे जाता है। जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे। और अभी आने वाले 5 से 10 मिनट में मैं आपको ट्रीटमेंट अप्रोच पढ़ूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार, ये ड्रग हम क्यों यूज कर रहे हैं, हम वहां पर क्यों यूज करते हैं H1 ब्लॉकर, क्यों हम यूज करते हैं D2 ब्लॉकर, ये सारे पॉइंट आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एसिटाइलकोलिन में मैंने क्या बताया बेटा, स्पाज्मोडिक इफेक्ट देगा, इरिटेशन होने के कारण क्या होगा, फूड एक्सपेल होगा। अंदर इरिटेशन हो रहा है यानी कि कुछ गलत है। जैसे मान के चलो आप कहीं किसी प्लेस पे गए और उस प्लेस पे मान के चलो साउंड बहुत ज्यादा है, मान लीजिए आपने किसी पार्टी में गए या कहीं आप गए, वहां पर साउंड बहुत ज्यादा और साउंड से आपको इरिटेशन हो रहा है, तो क्या आप वहीं पे सर्वाइव करोगे या वहां से बाहर निकल के आ जाओगे? ऑब्वियसली आप बाहर निकल के आ जाओगे। अगर ज्यादा जरूरी काम नहीं होगा तो आप वहां से क्या हो जाओगे, बाहर चले जाओगे यार कि यहाँ पर बहुत इरिटेशन हो रही है, तो बहुत ज्यादा क्राउड है, आपको क्राउड में इरिटेशन हो रही है, तो आप वहां से क्या हो जाओगे, बाहर शांत जगह पे चले जाओगे। तो वैसे ही अगर जीआईटी में इरिटेशन होगा तो जीआईटी में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे, वो कंपोनेंट यहाँ पे रहना नहीं चाहेगा, क्योंकि वहां पर क्या हो रही है, इरिटेशन होना शुरू हो गई। और ऊपर से आपने स्फिंक्टर को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। आपने स्फिंक्टर को क्या कर रखा है, रिलैक्स करके रखा है, ओपन करके रखा है, और अंदर आपने क्या करा दिया, इरिटेशन कॉज कराना शुरू कर दिया। इरिटेशन होगा तो जो कंटेंट अंदर प्रेजेंट है बेटा, कंटेंट क्या प्रेजेंट होगा, ऑब्वियसली फूड प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। ये कंटेंट क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्सपेल होना शुरू हो जाएंगे, ये बाहर आने की कोशिश करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही ये कंडीशंस डेवलप होगा बेटा, मैसेज एक इंपल्स बनेगा, और ये इंपल्स कहां पर जाएगा, जैसे ये कंडीशंस बॉडी में बनेगा तो ये सभी के सभी क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये एसिटाइलकोलिन वगैरह क्या है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। डोपामिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, हिस्टामिन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते कि हाँ भाई एसिटाइलकोलिन तू जा और ये काम करके आ जा, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। ये खुद ही कंट्रोल करते हैं आपको, जब इसकी जरूरत होती है तो ये अपना काम करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, और जब इसका काम नहीं होता तो ये रिलैक्स फेज में रहते हैं। आया समझ में? तो जैसे ही ये दोनों कंडीशंस डेवलप होगा बॉडी में, तो एक इंपल्स बनेगा, एक मैसेज बनेगा, और वो मैसेज कहां पर जाएगा, एम रिसेप्टर ऑफ एनटीएस एंड सीटीजेड, यानी कि मेडुला ऑब्लंगेटा में जो दो रिले सेंटर है वहां पर जाएगा। और जैसे ये एम रिसेप्टर एक्टिवेट होगा बेटा, तो ये एम रिसेप्टर क्या करेगा, तो ये एक्टिवेट करेगा एनटीएस को। एनटीएस किसको एक्टिवेट करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा को, और मेडुला ऑब्लंगेटा क्या कॉज कराएगा, वॉमिटिंग। आया समझ में? और वॉमिटिंग होगा तो अंदर की जो भी चीजें है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा, हिस्टामिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन। अब हम लोग आते हैं रेडिएशन थेरेपी पे। कहां पे आते हैं, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या होता है, यहाँ पे मैं 5HT3 से रिलेटेड में डायरेक्ट यहाँ पे 5HT यानी सेरोटोनिन को नहीं लिया, मैंने रेडिएशन थेरेपी को लिया। देखिए जब कैंसर्स वगैरह या तो कुछ और भी चीजें ऐसी होती है, ट्रीटमेंट अप्रोच होता है, जब डॉक्टर क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी से उस डिसऑर्डर को, उस डिजीज को ठीक करते हैं। तो रेडिएशन थेरेपी का एक क्या होता है बेटा, एक इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में जो हार्मफुल होता है, दैट इज साइटोटॉक्सिक। जितने भी रेडिएशन थेरेपी होते हैं ये साइटोटॉक्सिक नेचर के होते हैं। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है
सेल को डैमेज करना, यानी हम अपनी ही बॉडी के सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। और ऑब्वियसली कैंसर के केस में सबसे ज्यादा यही होता है, और कैंसरस सेल भी होते हैं वो हमारे ही सेल होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जब रेडिएशन थेरेपी होती है तो वहां पर हमें एक इफेक्ट देखने को मिलता है, वो इफेक्ट क्या कहलाता है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कहलाता है। साइटोटॉक्सिक का मतलब जो साइटो यानी सेल में जो टॉक्सिसिटी कॉज करे, सेल में जो डैमेज, सेल को डैमेज करे, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जैसे ही सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है बेटा, तो उस केस में, उसी कंडीशंस में वहां पर एक एंडोजीनियस मीडिएटर रिलीज होता है। सिग्नल जाएगा ना भाई, जब हमारी बॉडी में कुछ भी चेंजेस होता है, आप समझ लो कि हमारी बॉडी में, और ये सारे कॉन्सेप्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, जब आप हमारी पूरी फार्माकोलॉजी, जब मैं पूरी सीरीज बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा फार्माकोलॉजी का, तो आप जब इसको पूरी वीडियोस को देख लोगे तो फार्माकोलॉजी पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हमारी बॉडी में चीजें हो कैसे रही है, कितनी तरह की चीजें चेंजेस हो रही है। जैसे ही साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमें मिला, जैसे ही हमारी सेल डैमेज होना स्टार्ट हो गया बॉडी के अंदर, तो उसी समय बॉडी ने एक मीडिएटर डेवलप कर लिया कि भाई चल क्या रहा है हमारी बॉडी में, जाकर के पता करो। तो वहां पर एक एंडोजीनियस मीडिएटर रिलीज होता है, उस एंडोजीनियस मीडिएटर को हम बोलते हैं सेरोटोनिन, जिसको हम 5-HT के नाम से भी जानते हैं, यानी 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के भी नाम से जानते हैं, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा। ये 5-HT रिसेप्टर, 5-HT एंडोजीनियस मीडिएटर, जिसको हम ऑटोकॉइड्स भी बोलते हैं, जब वहां पे रिलीज होता है तो ये अपने एक रिसेप्टर, यानी जिस भी लोकेशन पे अपन हम बात कर रहे हैं GIT की, तो हम बात किसकी करेंगे, GIT के। इसके और भी रिसेप्टर होंगे अलग लोकेशन पे, लेकिन अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, GIT के। तो ये जो 5-HT रिसेप्टर जो है, ये अपने रिसेप्टर पे जाकर के क्या करेगा, बाइंड करेगा। तो वही कंडीशन है कि साइटोटॉक्सिक इफेक्ट मिलेगा इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, है ना। जैसे हमने रेडिएशन थेरेपी दिया, और अगर साइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमें कहां पे देखने को मिला, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी जो हमारा इंटेस्टाइनल जो GIT का जो म्यूकोसा है, वहां पर अगर इफेक्ट देखने को मिला, तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के पास क्या रिलीज होगा बेटा, एंडोजीनियस मीडिएटर, दैट इज 5-HT, जो बाइंड करेगा 5-HT3 रिसेप्टर पे। और जैसे ही 5-HT3 रिसेप्टर पे ये बाइंड करेगा, तो 5-HT3 रिसेप्टर पे बाइंड करके ये क्या करेगा बेटा, एक इंपल्स डेवलप करेगा, और ये इंपल्स कहां पर जाएगा, अपना मेडुला ऑब्लंगेटा के पास, यानी कि NTS और CTZ के पास। कि साइटोटॉक्सिसिटी हो रही है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, इरिटेशंस होना शुरू हो जाएंगे। जो सेल हमारे डैमेज सेल हैं, अब उसको हमने क्या किया बेटा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में इरिटेशंस होने के कारण अब वहां से जो फूड होगा वो एक्सपेल होना शुरू होगा। और उस केस में जैसे ही 5-HT3 यहाँ पे एक्टिवेट होगा, तो ये इसने किसको एक्टिवेट किया, NTS और CTZ को, और वहां से वो मेडुला ऑब्लंगेटा को एक्टिवेट करेगा। और मेडुला ऑब्लंगेटा जब एक्टिवेट होगा बेटा, तो ये क्या करेगा, तब ये वॉमिटिंग कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि 5-HT3 रिसेप्टर, डोपामिन 2 एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, M रिसेप्टर, डोपामिन 2 रिसेप्टर एंड H1 रिसेप्टर, ये चारों रिसेप्टर को हमने क्या देखा बेटा, सॉरी ये टोटल हमारे 4 रिसेप्टर है, ये चारों रिसेप्टर वॉमिटिंग कॉज करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा कुछ पेप्टाइड लाइक सब्सटेंस होते हैं, कुछ पेप्टाइड जैसे ओपियोइड वगैरह जो नार्कोटिक ड्रग होते हैं, नशे के लिए हम तो यूज करते हैं, जिनमें पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो कुछ पेप्टाइड लाइक ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा, जब हम उनकी सेवन करते हैं, जब उसको हम इंजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर में, तो ये क्या करता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है। क्या करता है, GIT में गैस्ट्रिक इरिटेशंस कॉज करते हैं। और अगर इरिटेशन होगा बेटा, तो वो मैसेज जो है, इंपल्स जो है, वो कहां पर जाएगा, न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर इनका प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लंगेटा में। जब ये न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर NTS और CTZ को एक्टिवेट करेगा, तो ये दोनों किसको सिग्नल सेंड करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा को। और मेडुला ऑब्लंगेटा अगर एक्टिवेट होगा बेटा, तो क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। आया समझ में। तो ये मैंने कुछ रीजंस बताया जो वॉमिटिंग होती कैसे। जैसे अभी आपको एक चैप्टर पढ़ना है एमेसिस, यानी एमएसएस यानी कि जो वॉमिटिंग कॉज करने वाले ड्रग होते हैं, तो उस समय मैं डायरेक्ट ये सारी चीजों को नहीं बताऊंगा, वहां पे डायरेक्ट मैं क्लासिफिकेशन और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता दूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि वॉमिटिंग होती कैसे है। हमारा जो मेन रीजन था एंटी एमेटिक में, तो एंटी एमेटिक में हमें पढ़ने का मेन रीजन था कि हम एमएसएस को पढ़े सबसे पहले, हम वॉमिटिंग को पढ़े सबसे पहले कि वॉमिटिंग एक्चुअली में होती कैसे है। तो ये मैंने रीजन बताया कि ये नेचुरल फिनोमिना है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में क्या होती है, वॉमिटिंग होती है। ये कुछ ऐसे एंडोजीनियस मेडिएटर्स हैं जो हमारी बॉडी में वॉमिटिंग कॉज करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं बाय डिफरेंट रिसेप्टर। ये अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करके क्या करा देते हैं, वॉमिटिंग कॉज करवा देते हैं। अब हमें एज अ फार्मासिस्ट, हमें फार्मासिस्ट या तो एज ए रिसर्च स्कॉलर हमें क्या करना है बेटा, वहां पर इस वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन बनाने हैं, ड्रग बनाने हैं। तो आपको क्या करना होगा, तो आपको यहां तक जब आप 6 सेमेस्टर में आ गए हो तो अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना होता है। तो ड्रग के प्रिंसिपल पे हम जब जाते हैं तो ड्रग अपना एक्शन कैसे देता है, या तो स्टिमुलेशन करता है या तो इनहिबिशन करता है।
जो रिसेप्टार बेटा क्या है, जो रिसेप्टार जो है वो अगर इंपॉर्टेंट है, जो हमें हार्म कर रहा है उस रिसेप्टार को हमने ब्लॉक कर दिया, एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी दे दिया। और जो रिसेप्टार जो हेल्पफुल होते हैं, जैसे मैंने आपको वहां पे प्रोस्टाग्लैंडिन बताया था, एंटी अल्सर ड्रग में आपने पढ़ा होगा जीआईटी में ही, तो उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का ईपी रिसेप्टार जो था वो हमारे लिए हेल्पफुल था, तो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए एनालॉग किया था। लेकिन यहाँ पर तो भाई कोई भी रिसेप्टार हमें मदद ही नहीं कर रहा, तो हम क्यों इसको ये करेंगे, तो हम सभी रिसेप्टार को क्या कर दिए, ब्लॉक कर दिए। वैसे ही यहाँ पर पेप्टाइड लाइक सब्सटेंस है जो गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है, उसके लिए कौन सा भाई, एनके1 रिसेप्टर, तो क्यों ना हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, हमने इस रिसेप्टर को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। एनके1 रिसेप्टर हमने ड्रग दिया, ऐसा मॉलिक्यूल्स बनाया जो एनके1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। अब जब ये रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएगा तो ये आगे ही अपना मैसेज इसको कन्वे नहीं कर पाएगा, और जब ये मैसेज यहाँ पे कन्वे नहीं करेगा तो उसके कारण जो वॉमिटिंग हो रही है वो वॉमिटिंग क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगा। तो ये तो हमारे कुछ क्या होगा बेटा, टारगेट होगा, ट्रीटमेंट अप्रोच होगा। तो ट्रीटमेंट अप्रोच में हमारे पास ड्रग क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग या तो H1 एंटागोनिस्ट। सेकंड क्या है, डोपामिन 2 एंटागोनिस्ट, जिसको हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं, जो आपने एंटी साइकोटिक ड्रग में भी पढ़ा होगा प्रीवियस सेमेस्टर में। इसके अलावा क्या है बेटा, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा, 5-HT3 एंटागोनिस्ट और हो गया। इसके अलावा क्या हो जाएगा बेटा, NK1 एंटागोनिस्ट, 5 हो गया। इसके अलावा एक ड्रग है बेटा प्रोकाइनेटिक। प्रोकाइनेटिक का मतलब होता है जो गैस्ट्रिक एम्प्टी को क्या करता है, फास्ट करता है। यानी एक ऐसे भी ड्रग होते हैं जो जीआईटी में जो फूड प्रेजेंट है तो उसको बहुत जल्दी शिफ्ट कर देगा बॉडी में, यानी गैस्ट्रिक को एम्प्टी कर देगा पूरी। देखो वॉमिटिंग कब हो रही है, जब अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट है, जब हम जो अंदर चीजें फूड जो है या वाटर जो है हम उसको खाली कर दें, अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट ही नहीं रहेगी तो वॉमिटिंग होगा कैसे। तो वो जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है बेटा, वो प्रोकाइनेटिक एक ऐसे ड्रग है जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टी को फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसका भी बताऊंगा, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डोपामिन 2 के थ्रू ही होती है। यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी अप्लाई होगा, लेकिन वहां पे अलग से कुछ ड्रग है जिसको हम केवल प्रोकाइनेटिक के फॉर्म में रखते हैं, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टी को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। क्योंकि देखो डोपामिन क्या कर रहा है भाई, गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गैस्ट्रिक एम्प्टी को फास्ट कौन करता है, प्रोकाइनेटिक ड्रग। तो प्रोकाइनेटिक गैस्ट्रिक एम्प्टी को फास्ट करता है, यानी कि इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा होगा। ऑब्वियसली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत नहीं है कि प्रोकाइनेटिक ड्रग क्या है, डोपामिन 2 ब्लॉकर है। आपको रटने की जरूरत नहीं कि 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। यहीं से समझ में आ जाएगा कि जो प्रोकाइनेटिक ड्रग है वो प्रोकाइनेटिक का काम ही क्या है कि गैस्ट्रिक एम्प्टी को क्या करना, फास्ट करना। यानी हमारे जो स्टमक है, इंटेस्टाइन, उसको एम्प्टी कर दो, खाली कर दो, अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट ही नहीं रहने दो, ना अंदर कुछ चीजें रहेगी और ना ही हमें वॉमिटिंग होगी। तो भाई अंदर चीजों को बना रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, डोपामिन। यही डिले कर रहा था गैस्ट्रिक एम्प्टी को, हमने डोपामिन को ही ब्लॉक कर दिया। तो प्रोकाइनेटिक जो ड्रग है वो डोपामिन को ही टारगेट करता है। प्रोकाइनेटिक ड्रग अलग से कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं शो करता, वो डोपामिन 2 को ही ब्लॉक करता है, जिसके कारण डिले गैस्ट्रिक एम्प्टी था वो फास्ट हो जाता है, और पेट जो है, हमारे स्टमक जो है बेटा, उसमें फूड ही नहीं प्रेजेंट होते हैं, और फूड प्रेजेंट ही नहीं होगा तो वॉमिटिंग नहीं होगी। इसके अलावा एक और ड्रग है बेटा एडजुवेंट, जो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रीटमेंट में अपना रोल प्ले करेंगे। तो अपने पास टोटल 7 ड्रग है इस कैटेगरी में। जब हम एंटी एमिटिक ड्रग के क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो टोटल कितने ड्रग है बेटा, 7 ड्रग हैं। कौन कौन से हो जाएगा, तो H1 ब्लॉकर हो जाएगा, डोपामिन 2 ब्लॉकर हो जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हो जाएगा, 5-HT3 एंटागोनिस्ट हो जाएगा, इसके अलावा NK1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो जाएगा, इसके अलावा प्रोकाइनेटिक ड्रग हो जाएंगे एंड एडजुवेंट हो जाएंगे। टोटल 7 यहाँ पे कैटेगरी आपने देखा, और इन 7 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको क्या मैंने कर दिया, कंप्लीट कर दिया। तभी मैं आपको जब ड्रग रिलेटेड पॉइंट बताऊंगा तो उसमें उस मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को क्या कराऊंगा, याद करवाऊंगा, फिर से रिकॉल करवाऊंगा, है ना। अब हम लोग आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो फार्माकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज एंटी एमेटिक ड्रग क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन पे आते हैं, जो छोटे छोटे निमोनिक से मैं क्लासिफिकेशन को क्या करूंगा बेटा, याद करवाऊंगा। तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखते रहिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और ड्रग रिलेटेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मा एस्पायरेंट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट।